हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम था किंगडम प्लांटी। ठीक, उसमें हम क्लासिफिकेशन तक पढ़ चुके थे, यानी किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ चुके थे, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर वाला। ओके, हमने आपको उस दिन बताया था कि आपका जो सिलेबस है सिलेबस कुछ ना कुछ बदल गया, 30% रिड्यूस हुआ है। तो इस कारण से हमें इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है क्या? एंजियोस्पर्म। उस टॉपिक का क्या नाम है? एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक, तो इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जान लें एंजियोस्पर्म होते क्या हैं। भाई जो ये एंजियोस्पर्म वर्ड आया ये क्या है, थोड़ा कुछ भाई समझ में कम आ रहा है। ठीक, तो एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि एंजियोस्पर्म मतलब कोई भी प्लांट, भाई प्लांटी किंगडम प्लांटी की बात हो रही, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर किंगडम प्लांटी की बात हो रही तो इसका मतलब उसमें कौन होगा? केवल प्लांट ही होगा। कोई अन्य अगर किंगडम की बात हो रही होती तो हो सकता है उसमें कोई अदर ऑर्गेनिज्म होते, लेकिन अगर किंगडम प्लांटी की बात हो रही तो इसका मतलब है कि उसमें केवल प्लांट ही आएंगे किंगडम प्लांटी। ठीक, तो उसमें एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म उसे कहते हैं ऐसे प्लांट या ऐसे ट्रीज, ठीक, जो कि जिनकी जो सीड होती है वो कवर्ड होती है, जिनकी जो बीज होती है वो क्या होती है? कवर्ड, ढकी हुई होती है। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। बात समझ में आई इतनी कि एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जिनकी जो सीड होती है, जो बीज होती है वो क्या होती है? कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है। उन सब को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म हमारा दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक वर्ड में दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें इसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड जब किए तो एक पार्ट हमारा क्या हुआ? एंजियो, तो दूसरा पार्ट क्या हुआ? स्पर्मा। ठीक, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड होता है। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। यानी अगर मान लीजिए हम एंजियोस्पर्म को मिला देंगे, मिलाने पे दोनों को क्या बनेगा? उसके बाद जो बनेगा हमारा बनेगा कवर्ड सीड। यानी एंजियोस्पर्मा का मतलब क्या होता है कि जो सीड होगी वो कैसी होगी? कवर्ड होगी, यानी ढकी हुई होगी। ठीक, तो ऐसे प्लांट जिनकी जो सीड होती है वो ढकी हुई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। इतनी बात समझ में आई? अगर ग्रीक वर्ड में लिखना चाहें कैसे होता है तो लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि These are the plant in which seed are formed inside fruit and the sporophyll are organized into flower। ऐसे प्लांट जिनमें जो सीड होगी वो फॉर्म कहाँ होगी? कहाँ पे बनेगी? इनसाइड फ्रूट, फलों के अंदर रहेगी सीड। एंड द स्पोरोफिल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर, और जो स्पोरोफिल होगा वो क्या किसमें ऑर्गेनाइज हो जाएगा? फ्लावर में। ठीक, उस तरीके के जो भी प्लांट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। बात समझ में आई इतनी? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंगो हो गया हमारा, एप्पल हो गया, लेमन हो गया। ठीक, तो मैंगो, एप्पल, लेमन, इन तीनों में आप क्या देखोगे? मैंगो में जो सीड होती है कहाँ पे होती है? उसके फ्रूट के इनसाइड होती है। एप्पल में भी सीड कहाँ पे होती है? फ्रूट के इनसाइड होती है। लेमन में भी उसकी जो सीड होती है कहाँ पे होती है? फ्रूट के इनसाइड होती है ना।
तो इसलिए ये तीनों क्या हैं, एंजियोस्पर्म हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई, लिख लीजिए। अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर को, यानी इनमें जो सामान्य कैरेक्टर पाए जाते हैं क्या होते हैं। ठीक, अगर वो प्लांट एंजियोस्पर्म है तो उसके कुछ भाई कैरेक्टर होंगे कि ये कैरेक्टर उसमें समान होंगे। उसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि एंजियोस्पर्म आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट ऑन द अर्थ लाइक ओशियन, प्लेन, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ऑल एटीट्यूड ऑफ 6000 फीट एक्सट्रीम कोल्ड ईटीसी। एंजियोस्पर्म कहाँ पे फाउंड होंगे, हर हैबिटेट में ये पाए जाएंगे। इस पृथ्वी पे जितने भी हैबिटेट हैं उन सब में ये पाए जाएंगे, जैसे ओशियन महासागर में पाए जाएंगे, पठारों में पाए जाएंगे, रेगिस्तानों में पाए जाएंगे। उसके साथ साथ जहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी है वहाँ पे भी पाए जाएंगे, जहाँ पे अत्यधिक ठंडी है वहाँ पे भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म जो होंगे ये हर जो भी हैबिटेट यहाँ पे पॉसिबल है उन सभी स्थानों पर एंजियोस्पर्म पाए जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्लांट में भी हर्ब सर्व आर ट्री बेस्ड ऑन दियर हैबिट। उसके हैबिट के आधार पे जो प्लांट होगा वो हर्ब में भी हो सकता है, सर्व में भी हो सकता है, ट्री में भी हो सकता है। ठीक, हर्ब सर्व ट्री क्या है, ये प्लांट की तीन कैटेगरीज हैं, ये प्लांट की तीन कैटेगरीज हैं। ठीक, हर्ब्स क्या हैं जो सबसे छोटे पौधे होते हैं, सर्व्स क्या हैं झाड़ियाँ होती हैं, और ट्री क्या होते हैं जो विशालकाय पेड़ जैसे नीम हो गई, पीपल हो गया। ठीक, ये क्या है, ट्रीज में आते हैं। ओके, दे मे बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ। यानी ये एनुअल भी हो सकते हैं, एक वर्षीय भी हो सकते हैं, 2 वर्षीय भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत वर्ष तक जीवित रहने वाले भी हो सकते हैं। किस पे आधारित होगा ये कि उनकी जो लाइफ स्पैन है, जो उनकी जो लाइफ है कितनी है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि उनका जीवन काल कितना है, उनके जीवन काल पे यह आधारित होगा कि एनुअल होंगे, बाइनियल होंगे या फिर पेरिनियल होंगे। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, ईटीसी। यानी जो उनकी शरीर होगी, जो उनका प्लांट बॉडी होगा कैसा होगा, डिफरेंशिएट, विभाजित होगा जड़ों में, तनों में, पत्तियों में। ठीक, यानी उनकी जो शरीर होगी किसमें विभाजित होगी, जड़ में, तने में, पत्ती में, यानी रूट एंड शूट सिस्टम फाउंड होंगे उनमें, दोनों सिस्टम। अगला पॉइंट क्या है, रूट एंड स्टेम डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड प्लूम्यूल रिस्पेक्टिवली, लीफ एराइज फ्रॉम नोड। यानी जो रूट होगा, जड़ होगी और जो तना होगी वो दोनों कहाँ से एराइज होंगी, वो दोनों कहाँ से डेवलप करेंगी, रेडिकल से और प्लूम्यूल से। यानी जो रूट होगी रेडिकल से और स्टेम कहाँ से, प्लूम्यूल से। ठीक, उसके साथ साथ जो पत्ती होगी वो कहाँ से निकलेगी, जो उनमें नोड होंगे उन नोडों से उनकी पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट ऑल डाइकाट एंड सम मोनोकाट शो सेकेंडरी ग्रोथ। यानी इनमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। ज्यादातर जितने भी डाइकाट हैं, डाइकाट ये क्या है, अभी आप इसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें डाइकाट और मोनोकाट आप जान जाओगे, डाइकाट क्या है, मोनोकाट क्या है। ओके, तो जितने भी डाइकाट होंगे और कुछ मोनोकाट होंगे जो कि क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, यानी द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। यानी एंजियोस्पर्म में सबसे पहला पॉइंट उसका जनरल कैरेक्टर क्या है कि वो हर स्थानों पर उपस्थित होंगे, वो हर स्थानों पर पाए जाएंगे, चाहे जैसा भी वहाँ का वातावरण कैसा भी हो। ये ज़्यादा गर्मी में भी पाए जा सकते हैं, ज़्यादा ठंड में भी पाए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इनके हैबिट के आधार पर ये 3 तरीके के हो सकते हैं, हर्ब में बटे होते हैं, सर्व में बटे होते हैं और ट्री में। ये 3 तरीके के प्लांट इसमें होते हैं। हर्ब्स में भी हर्ब पाए जाते हैं, इनमें कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि हर्ब्स की होती हैं, कुछ सर्व्स की होती हैं और कुछ ट्रीज की होती हैं। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये 1 वर्षीय भी हो सकते हैं, 2 वर्षीय भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। यानी अधिक समय तक अपने आप को ये स्टेबल कर सकते हैं,
रख सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। किस पे आधारित होगा ये? उसके जीवन काल पर आधारित होगा कि उनका जीवन जो लाइफ है उसके ड्यूरेशन क्या है, उसकी अवधि क्या है, उसके आधार पर ये बता सकते हैं कि वो पेरिनियल है, बाइनियल है या फिर एनुअल है। ठीक। अब उसके बाद बॉडी इसकी जो होगी, बॉडी जो होगी, शरीर जो होगी, वो अलग अलग भागों में विभाजित होगी। और वो भाग कौन से होंगे? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, दोनों में इनकी जो बॉडी होगी वो डिफ्रेंशिएट होगी। जैसे इसमें बताया गया आपको कि रूट में, स्टेम में और लीफ में, इन सब में इनकी शरीर विभाजित होगी। अगला पॉइंट क्या है? इनका जो रूट होगा और जो स्टेम होगी वो डेवलप कहाँ से होगी? रूट रेडिकल से और स्टेम प्लूम्यूल से डेवलप होगी। लेकिन वहीं जो लीफ होगी, जो पत्ती होगी, वो कहाँ से एराइज होगी? उनके नोडों से। जो उनमें नोड होंगे, जो गांठें होंगी, वहाँ से क्या करेंगी? वो पत्तियाँ निकलेंगी। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? ऑलमोस्ट ऑल डाइकाट एंड सम मोनोकाट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ज़्यादातर जितने भी डाइकाट प्लांट होंगे वो सब, और उसके साथ साथ कुछ मोनोकाट प्लांट होंगे, वो दोनों क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाएंगे कि उनमें क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। इतनी बात समझ में आई? इसको पूरा एक तरफ से पूरे पॉइंट डाल के लिख लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक। जनरल कैरेक्टर है किसकी? एंजियोस्पर्म के है। 6 पॉइंट हैं, अभी 1-2 पॉइंट हम और आगे लिख पा रहे हैं। ठीक, लिख लीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें जो एंजियोस्पर्म थे उसके जनरल कैरेक्टर देख रहे थे। उस जनरल कैरेक्टर में आगे कुछ और कैरेक्टर देख लेते हैं। जैसे कि उनमें द ओव्यूल रिमेन इनक्लोज्ड इन द ओवरी, यानी जो ओव्यूल होगा उसका, जो ओवरी में जो ओव्यूल पाया जाता है वो कैसे होगा? उसमें इनक्लोज्ड होगा। कहाँ पे? ओवरी में इनक्लोज्ड होगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू इंटाइन एंड एक्साइन, यानी उसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनेंगे? एंथर में बनेंगे। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक। तो वहाँ पे जब पॉलन ग्रेन की जो वाल होगी, दीवार ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन की जो वाल होगी, जो उसकी दीवार होगी, वो कैसे होगी? 2 भागों में बटी हुई होगी। एक किसमें? एक इंटाइन में, दूसरा एक्साइन में। जो पॉलन ग्रेन जहाँ पे भरे हुए होंगे, जो पॉलन ग्रेन होंगे, उनके जो वाल होंगी, जो उनकी जो ऊपरी भित्ति होगी, वो किसमें बटी हुई होगी? एक इंटाइन में, दूसरा एक्साइन में। ओके। इंटाइन मतलब आंतरिक पार्ट, एक्साइन मतलब बाह्य दीवार। ठीक। अगला पॉइंट, वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट जाइलम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ ट्रेकाइड एंड वेसल्स, यानी कि जो वस्कुलर बंडल होगा उसमें प्रोमिनेंट जाइलम होगा, उसमें जाइलम होगा, लेकिन जाइलम में ट्रेकाइड और वेसल्स, यही 2 पार्ट उसके जाइलम के पाए जाएंगे। कहाँ पे? एंजियोस्पर्म। ठीक। अगला पॉइंट, द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, लेकिन जो फ्लोएम होगा उसमें सीव ट्यूब भी पाया जाएगा और कंपेनियन सेल भी पाई जाएगी। ठीक। क्या थे हमारे ये जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या थे? हमारे जनरल कैरेक्टर थे किसके? एंजियोस्पर्म के। अगर वो प्लांट एंजियोस्पर्म है तो उसमें ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको भी आगे उसी के। अब हम बात करते हैं उसके एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की, यानी अगर एंजियोस्पर्म है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ होगा। ठीक। तो बेंथम और हुकर के जो सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर सिस्टम, यानी बेंथम और हुकर सिस्टम के आधार पे हम ये देखते हैं कि जो डिवीजन एंजियोस्पर्म है, जो डिवीजन एंजियोस्पर्म है इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। वो कितने क्लास में डिवाइड हुआ है? कितने क्लास में बटा हुआ है? 2 क्लासों में। समझ में आई? यानी बेंथम और हुकर के सिस्टम के आधार पर, बेंथम और हुकर के ने जो सिस्टम दिया था उसके आधार पे
हम क्या देखते हैं, जो डिवीजन एंजियोस्पर्म है वो डिवाइड होता है, विभाजित होता है दो क्लासों में, जिसमें पहला क्लास क्या है, मोनोकॉटिलिडॉनी, और दूसरा क्लास क्या है, डाइकॉटिलिडॉनी। पहला क्लास क्या है इसका, मोनोकॉटिलिडॉन, दूसरा क्या है, डाइकॉटिलिडॉन। समझ में आई बात? यानी जो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म का हुआ है वो बेंथम और हुकर के द्वारा उन्होंने क्या किया है, इसको दो क्लासों में विभाजित किया है, एक को मोनोकॉटिलिडॉन बोला, दूसरे को डाइकॉटिलिडॉन बोला। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब अगर वो मोनोकॉटिलिडॉन है तो उसकी भी कोई विशेषता होगी, तभी तो मोनोकॉटिलिडॉन है, और अगर डाइकॉटिलिडॉन है तो भाई कुछ समझ में कुछ कम आ रहा है कि मोनोकॉटिलिडॉन डाइकॉटिलिडॉन क्या है ना। तो कॉटिलिडॉन का मतलब होता है कि जैसे कि आप ग्राम लें चना, उस चने के जब ऊपर का जो आवरण होता है उस आवरण को हटा दीजिए तो कितने भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में, दो दालें उसमें निकलती हैं चने में। लेकिन वहीं अगर गेहूं में देखें तो गेहूं निकलता है, गेहूं को आप क्या करिए, उसके छिलके को आप छील दीजिए, उसके बाद सोचिए कि उसमें हम दो दाने निकाल लें, दो दाल निकाल लें, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। वहीं बार्ली देख लीजिए, जौ, मक्का देख लीजिए, मेज, उन सब में नहीं निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होते हैं, जैसे ग्राम ले लीजिए, पी ले लीजिए, मस्टर्ड ले लीजिए, इन सब में क्या करेंगे आप, जब इसके कवर को हटा देंगे, सीड के कवर को हटा देंगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, दो ठो दाल टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। वही जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, कॉटिलिडॉन कहते हैं। ठीक। तो ऐसे प्लांट जिनकी जो सीड होगी उस सीड में केवल मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। ठीक। तो कॉटिलिडॉन जिनमें एक होगी, जिनमें कॉटिलिडॉन एक ही होगी, उनको हम किस में रखेंगे, मोनोकॉटिलिडॉन में। यानी ऐसे प्लांट जिनकी जो कॉटिलिडॉनों की संख्या होगी वो एक होगी, उन्हें हम किस में रखेंगे, मोनोकॉटिलिडॉन क्लास में रखेंगे। लेकिन वहीं जिनमें दो कॉटिलिडॉन उपस्थित होंगी, जिनमें दो कॉटिलिडॉन्स पाई जाएंगी, उनको हम कहाँ रखेंगे, क्लास 2, जिसका नाम क्या है, डाइकॉटिलिडॉन। यानी ये जो पूरा बेंथम हुकर का जो एक क्लासिफिकेशन हुआ है ये बेस्ड है किस पे, कॉटिलिडॉन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कॉटिलिडॉन पे। ठीक। कॉटिलिडॉन क्या है, जैसे आप देखिए कॉटिलिडॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ठीक है ना। एक बीज यहाँ पे होगी ऐसे, यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से उसमें जो भी पार्ट होगा वो निकलता है, दूसरी बीज यहाँ पे ऐसे लगी हुई इस तरीके। ठीक। एक कॉटिलिडॉन ही होगा, एक कॉटिलिडॉन ही होगा, फर्स्ट कॉटिलिडॉन, अरे क्या होगा, सेकंड। ठीक। समझ में, कॉटिलिडॉन क्या है, तो उसके आधार पर क्या हुआ है, ये क्लासिफिकेशन हुआ है। और इस क्लासिफिकेशन में ये बताया गया है कि मोनोकॉटिलिडॉन किसे कहेंगे, डाइकॉटिलिडॉन किसे कहेंगे। ठीक। मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब ये है ऐसे प्लांट जिनमें कॉटिलिडॉनों की संख्या एक होगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वीट हो गया हमारा, मेज हो गया, बाजरा हो गया। ठीक। उसके बाद बार्ली हो गया। ठीक है। इधर देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं डाइकॉटिलिडॉन में मस्टर्ड हो गया। जितनी भी दालें होंगी, ऑल पल्सेस लाइक ग्राम, पी, सब में क्या होंगी, दो बीजपत्री पाई जाएंगी। इसको कॉटिलिडॉन बीजपत्री कहते हैं। ठीक। दो बीजपत्री पाई जाएंगी, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, डाइकॉटिलिडॉन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा ये जान लेते हैं, थोड़ा शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन है। आइए अब क्लासिफिकेशन के बाद हम
चर्चा करेंगे इसमें, किसके कैरेक्टर क्या हैं और इसके कैरेक्टर क्या हैं। उसके बाद फिर आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर, बस 2 ही चीज़, ठीक। अगली वीडियो में फिर हम लेके आएंगे इसके जनरल कैरेक्टर, उसके साथ आगे जो कुछ भी आपके सिलेबस में होगा वो लेके आएंगे, ओके। तो आज शुरू में हमने पहले पढ़ा क्या, एंजियोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, यानी अगर वो एंजियोस्पर्म है तो उसके कुछ कैरेक्टर होंगे, वो सारे कैरेक्टर लगभग 10 पॉइंट के लगभग हम लोग पढ़े हैं, ठीक। उसमें से आपने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि ये एंजियोस्पर्म है ये नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन पढ़े, किसका क्लासिफिकेशन पढ़े, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है। अगर इन सब में जितना कुछ भी आज पढ़े हम, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो आप उस टॉपिक को उठा करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। उसके साथ साथ हमारे कुछ पिछली वीडियोस में जो थंबनेल लगे हुए हैं, उन थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर उसे फ़ोन भी कर सकते हैं, ओके। जो कुछ भी आपकी परेशानी होगी, जो कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो हम समझाने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। कि जैसे कि आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं समझ में आई तो उसको हम कोई और अलग तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।